गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 8 अमरूद का पेड़ पढ़ाने जा रही हूँ। यह पार्ट क्या है कि इस पार्ट में लेखक जो है अपने घर की चार दीवारी में लगे अमरूद के पेड़ से अपने लगाव और उसके कारण घर में फैले आनंद एवं आशंकाओं का बखूबी वर्णन किया है। मतलब लेखक के घर के अंदर चार दीवारी के अंदर एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ था, उसी के विषय में लेखक ने वर्णन किया है। उससे खुशी भी मिली थी और कुछ मन में आशंकाएं भी थी। अपनी माँ के इस पेड़ से जुड़े अंधविश्वास को दूर करने का लेखक की असफल कोशिश और बच्चे द्वारा उस अंधविश्वास पर सहमति प्रकट करना आने वाले समय में अंधविश्वास को उन्मूलन के प्रति आशा जगाती है। उन्होंने अपनी माँ के अंधविश्वासों को बहुत दूर करने की कोशिश की है इस पाठ के आधार पर। तो आगे क्या है कि लेखक के घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफ़ी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखता ही नहीं, इसे देखने में और भी चीज़ें शुमार हैं। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी उसकी ऊंचाई गदराज या हर श्रृंगार के पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कहते हैं कि वो पेड़ जो था फल फूल सब रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया था। शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी, या कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। मतलब अगर किसी भी चीज़ का अच्छे से देखभाल नहीं किया जाए तो उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। वही लेखक कहते हैं कि शुरू में जितने भी घर के परिवार वाले थे वो उसके प्रति उदासीन रहते थे और लापरवाही ही बरतते थे। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट जब भरा भरा लगने लगा तो सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि बगल में एक क्या हुआ कि एक दिन अचानक से वो पेड़ बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया तो उनके आगे यानी फ्रंट यानी आगे का साइड जो था जहाँ अमरूद का पेड़ था वो बहुत ही भरा भरा लगने लगा, पेड़ के कारण सुंदर दिखने लगा। तो अचानक से क्या होता है कि एक दिन उसके पड़ोस में एक कन्हैया लाल रहते हैं, उसकी बूढ़ी पत्नी आती है और आकर उस पेड़ के विषय में कुछ अशुभ कह जाती है। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय अपने कुनबे के लिए आया, पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजारा नहीं हो सकेगा। ये लेखक कहते हैं कि थोड़ा सा माँ के मन में आशंकाएं आई, लेकिन फिर हमने सोचा कि इन सब बातों का हमारे घर में कोई गुजारा नहीं है। माँ अजमेर में जेल कर चुकी है, लंबा जेल सत्याग्रह दिनों में पिताजी खुद राजनीतिक सामाजिक था। मतलब उसकी माँ जो थी वो काफ़ी लंबे समय तक जेल में बिता चुकी थे और उसके पिताजी भी राजनीतिक सामाजिक थे, क्योंकि वो भी सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। उदारता वाले आदमी हैं। हमारी एक बुआ ने विवाद नहीं किया और पढ़ने लिखने में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी डुबो दी। मतलब वो किसी प्रकार के विवाद में नहीं गए और पूरे समय अपने पढ़ाई लिखाई में ही बिता दिए, और समाज उन्हें कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। एक को छोड़कर हम सभी भाइयों में खिलाड़ीपन है। कहते हैं कि एक भाई को छोड़कर बाकी जितने भी भाई हैं सभी के मन में खिलाड़ीपन, यानी वो लोग सभी के मन में खेलने की
जिज्ञासा बहुत अधिक थी। चचेरे ने अंतरजातीय विवाह किया, यानी उसके चचेरे भाई जो थे वो दूसरी जाति से विवाह कर लिए थे। और मुझे तरस आ गया कि कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी कैसी बेहुदा फूहड़ बात कहती है। खैर, यह तो ऊपरी बात हुई, लेकिन मैं अक्सर पाता कि अंदरूनी तौर पर भी हम सभी लोगों में कहीं पिछड़ेपन की भतर्षण का भाव अंकुरा रहा है। मतलब ये तो ऊपरी बात था, सब सुने लेकिन फिर भी उन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन मन ही मन सभी के मन में कुछ तो आशंकाएं अंकुर कर रही थी, यानी मन ही मन वो लोग शंका कर रहे थे। वैसे अम्मा की प्रतिकार सुंदर मुख कृति पर अमृत के प्रसंग में हमेशा भय की व्याप्ति हो आती थी। मतलब उसके चेहरे पर, उसकी माँ के चेहरे पर अमृत के प्रति हमेशा भय ही व्यक्त होती रहती थी, भय ही उत्पन्न होते रहती थी। तो धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग इतने ही पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। इससे